बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस सीनियरिटी केस जो है वो इख्तिताम पजीर होने के करीब है। समाअत कल तक मुलतवी हुई है। अब इस केस में भी बहुत जल्द फ़ैसला आने के इम्कानात हैं। अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल देते हुए बड़े दिलचस्प चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं। कुछ आपके सामने रखूँगा। इतनी मासूमियत शायद अटॉर्नी जनरल साहब के चेहरे के ऊपर, उनके दलाइल के अंदर कभी भी जो है वो आज तक नज़र नहीं आई। अब ये जनाब जो केस है ये मुलतवी हो गया है और इसके अंदर आज क्या हुआ सबसे पहले वो आपके सामने रखूँगा और उसके बाद 9 मई का जिना हाउस हमला केस, अहम तरीन केस, मदर ऑफ़ ऑल केसेस जिसे कह सकते हैं, उस केस के अंदर भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक मुलजिम थे, उनको बाकायदा अब ज़मानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में मुलजिम रज़ा अली की ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरा और अहम तरीन पॉइंट के इस वक्त मखसूस नशिस्तों के ऊपर समाअत जारी है। समाअत सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव इस वक्त दिखाई जा रही है और तकरीबन ये समाअत जो है वो 1:15 या 1:30 बजे तक 1:30 पाकिस्तान का जो टाइम है उसके मुताबिक तब तक ये चलेगी। अब जनाब अली पहले सबसे आ जाते हैं जजेस सीनियरिटी केस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जो दलाइल आज दिए हैं वो फैसल सदीकी साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। फैसल सदीकी साहब इमरान खान साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनके वकील हैं और उन्होंने अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए हैं। जबकि उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। दलाइल के अंदर तो बहुत सारी बातें पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है वो मैं आपके सामने रखूँगा और उस पर फिर आपसे पूछूंगा कि इतनी मासूमियत शायद कभी पहले किसी अटॉर्नी जनरल के दलाइल में नज़र ना आई हो। वो ये है कि सबसे पहले तो बहुत सारे सवालात होते रहे कि ट्रांसफ़र आर्जी होगा नहीं होगा, जो हल्फ लेना ज़रूरी है जज के लिए या नहीं है, किस सूरत में वो हल्फ लेगा, उसकी सीनियरिटी पिछले हाई कोर्ट जिससे वो ट्रांसफ़र होकर नए हाई कोर्ट में आता है वहाँ पर बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होती रही। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, वो ये कि अटॉर्नी जनरल एकदम कहते हैं कि जनाब हमें सीनियरिटी के बारे में इल्म ही नहीं था। जब हम ये जजेस का ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो तब सीनियरिटी के बारे में किसी किस्म का इल्म ही नहीं था, उसके ऊपर हमारी वर्किंग ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि कौन जज किस सीनियरिटी पर इस वक्त मौजूद है। ये बड़ा दिलचस्प बात है कि एक तो कोर्ट पैकिंग का तासुर देकर जैसे सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया गया और उसके बाद फिर आज अटॉर्नी जनरल ये इंकशाफ कर रहे हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि जस्टिस डोगर साहब सीनियरिटी में किस लिस्ट पर हैं। ये कितनी मासूमाना बात है। यानी कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने ये बताया कि जजेस सीनियरिटी केस की जो समाअत थी उसके दौरान कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले के वक्त सीनियरिटी का नुक्ता जहन में था ही नहीं। मतलब कितनी हैरान कुन बात। अगर सीनियरिटी का नुक्ता ही नहीं था तो आप ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने के बाद जस्टिस डोगर को किस सीनियरिटी के तहत, किस नुक्ता के तहत, किस कानून के तहत मोस्ट सीनियर जज डिक्लेयर किया गया और मोस्ट सीनियर जज होने के नाते जैसे आमिर फ़ारूक साहब के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने के बाद फिर उनको किस तरह से कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया और फिर किस तरह से अब कोशिश की जा रही है कि वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हों। अगर सीनियरिटी का नुक्ता जो है वो जहन में था ही नहीं तो जनाब सीनियरिटी का नुक्ता हमेशा से जहन में होता है। ये प्रॉपर प्री प्लान्ड एक मंसूबा था 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग का, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी अदालत रह गई थी जो कोई भी मुलजिम जाता, मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करूँगा, कोई भी मुलजिम जा रहा था, कोई भी जो जा रहा था शिकायत लेकर जा रहा था किसी के ख़िलाफ़, दोनों अतराफ़ में मुकम्मल इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करके इंसाफ दिया जा रहा था। चाहे कोई गुमशुदगियों का मामला हो, चाहे बलूचिस्तान KPK से कोई ज़बरदस्ती तौर पर गुमशुदा किया गया हो, अगर उसका केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता था तो बेहतरीन तरीके से उसको वहाँ से इंसाफ भी मिलता था, उसको रिलीफ भी मिलता था और कानून और आइन के मुताबिक उसको ट्रीट भी किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जिस तरह से अब कोर्ट पैकिंग की गई है, अब ना तो गुमशुदगियों वाले मामले के ऊपर कोई बात हो रही है, क्योंकि गुमशुदा कौन करता है ये भी अवाम को पता है, कोर्ट पैकिंग कौन करता है ये भी अवाम को पता है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट किन को सर्व कर रहा है ये भी अवाम अच्छी तरह से जानती है। 6 जजेस के ख़त के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अच्छी तरह से मैनेज करना ज़रूरी था, जो कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैनेज कर लिया गया है। तो ये बड़ा मेरे लिए हैरानकुन था कि अटॉर्नी जनरल को यही ना पता हो कि हम जो जज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनकी सीनियरिटी क्या है और उनकी सीनियरिटी का नुक्ता जो है उनके जहन में ही नहीं था। इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई।
अब ये तो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला। दूसरा जो इस वक्त अहम तरीन एक और केस है सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर अब ज़मानत दे दी गई है। मदर ऑफ ऑल केसेस 9 मई जिनाह हाउस हमला केस के अंदर मुलजिम थे रज़ा अली, उनको जनाब बाकायदा तौर पर ज़मानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट से और उनकी ज़मानत पर रिहाई के ऑर्डर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ रज़ा अली की ज़मानती मुचलके मंजूर करते हुए आज हुक्म जारी किया है। जैसे हाशिम काकड़ ने समाअत के दौरान पूछा था कि भाई मुझे पर इल्ज़ाम क्या है, जिस पर जो वकील हैं सबीर खोसा साहब, उन्होंने बताया कि मुलजिम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मारकर ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है और 2 अफराद पर एक ही पुलिस वाले को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम लगाकर दोनों पर मुकदमात बना दिए गए हैं। शरीक मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन की ज़मानत पहले मंजूर हो चुकी है और आज उन्होंने बताया कि जो शरीक मुलजिम है, जो इनके साथ दूसरा था, दोनों के ऊपर जो इल्ज़ाम था, उस मुलजिम की पहले ज़मानत मंजूर हो चुकी है। जैसे हाशिम काकड़ ने बताया कि प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक ही इल्ज़ाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया। ज़ख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं है। अब अंदाज़ा करें कि मुकदमा बनाने के लिए किस भोंडे तरीके से यह मुकदमा बनाया गया है कि एक पुलिस वाला है, उसके ऊपर रज़ा अली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने पुलिस वाले को ज़ख्मी किया। साथ एक और ज़ैनुल आबिदीन मुलजिम है, उस पर भी इल्ज़ाम है कि उसने पुलिस वाले को ज़ख्मी किया, लेकिन पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ, उसका ज़ख्मियों की लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब ये केस है, अब ये केस जब ट्रायल कोर्ट में जाएगा, ट्रायल होगा, तो इस पर अदालतें ऐन मुमकिन है कि सज़ा सुना देंगी इन लोगों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब फैक्ट्स के ऊपर आकर बात होती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है जजेस को अपनी बातों के साथ लुभाना या अपनी बातों पर कायल करना। छोटी अदालतों में जो जजेस बैठे होते हैं, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी पता नहीं किस तरह से अपना रोब कई दफ़ा झाड़ रही होती है। हमने बहुत दफ़ा देखा है, ख़ास तौर पर अडयाला जेल में इमरान खान के केसेस में भी हमने देखा कि वहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो डाडी नज़र आ रही होती है, ताकतवर नज़र आ रही होती है जज के सामने भी। लेकिन ये जनाब जैसे हाशिम काकड़ साहब ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया, तो उन्होंने मज़ीद पूछा कि ज़ख्मी फहरिस्त में इस पुलिस वाले एहलकार का नाम ही शामिल नहीं है, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मुलजिम पर और भी बहुत सारे इल्ज़ाम आए। और कौन सारे इल्ज़ाम है? कोई हवा में इल्ज़ाम है, लिखे ना, कागज़ के ऊपर लिखेंगे, अदालत तो कागज़ के ऊपर लिखी हुई चीज़ को मानती है। अब ये प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं, ये 9 मई के केसेस हैं, जिनमें लोग पिछले 2 साल से जेलों के अंदर हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आ रहा है तो चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं कि भाई जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस वाले को ज़ख्मी किया, तो ज़ख्मियों की लिस्ट में उस पुलिस वाले का नाम ही नहीं है। और 2 मुलजिमान को इसलिए गिरफ्तार अभी तक रखा गया है कि उसने पुलिस वाले को ज़ख्मी किया है, जो कि ज़ख्मियों की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। अंदाज़ा करें कि किस तरह से अंधेर नगरी जो है इस वक्त मचाई हुई है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी साहब कहते हैं कि मुलजिम पर और भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। कौन से? भाई आसमान पे कोई इल्ज़ामात है, ज़मीन पर है ना, तो आप लिखें, वो कोई नहीं, लिखे हुए नहीं है कहीं पर भी। तो फिर जैसे हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि इल्ज़ामात तो आप हर रोज़ कोई ना कोई नया लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर वो मज़ीद प्रोसिक्यूटर जो जुल्फ़कार नकवी साहब हैं, जनाब ये भी बताता चलूँ कि ये जुल्फ़कार नकवी साहब वो हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मुतअद्दिद केसों में प्रोसिक्यूटर रहे हैं। मज़ीद वो बताते हैं अदालत को आज कि सुप्रीम कोर्ट 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे चुकी है, जिस पर वकील जो थे मुलजिम के समीर खोसा, उन्होंने कहा कि 4 माह के हुक्म के बाद 1 महीने में सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद हुई है, बाकी 3 महीनों में ट्रायल कहाँ से मुकम्मल होगा। फिर उन्होंने कहा ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं हो रहा, अदालत ने 1 हफ्ते की तारीख दी है। उसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़ ने मज़ीद पूछा कि प्रोसिक्यूटर साहब जूनियर वकील केस कर रहे हैं तो ज़्यादा सख्ती ना किया करें, आप भी कभी जूनियर वकील रहे हैं, ज़मानत को होने दें, ज़मानत की राह में जो रुकावटें हैं वो मत डालें, आप अपना ट्रायल करें अपने हिसाब से। उसके बाद जैसे हाशिम काकड़ ने वो एक जुमला ड्रामा का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुराना मशहूर है, वो भी दोहराया कि प्रोसिक्यूटर साहब सास भी कभी बहू थी। बहरहाल उसके बाद जैसे हाशिम काकड़ की अदालत से 9 मई के मुलजिम जो जिनाह हाउस हमला केस है उसके अंदर पुलिस को ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम में, जिसमें पुलिस वाला ज़ख्मियों की लिस्ट में शामिल ही नहीं है, रज़ा अली को ज़मानत दे दी गई है। तो ये जनाब 9 मई का एक केस सुप्रीम कोर्ट तक आया, उसकी मुकम्मल हकीकत मैंने आपके सामने रखी है। ये तो जनाब हो गए 2 मामले जो आज के थे, मैंने आपके सामने रखे। इसके बाद अब
मखसूस नशस्तों के मामले के ऊपर 12 जुलाई के फैसले जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने दिया था और तमाम सीटें तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला जारी किया था, उसके ख़िलाफ़ अपीलें जो हैं हुकूमत की अपीलें, उसके ख़िलाफ़ नून लीग की कुछ ख़वातीन की अपीलें हैं। इलेक्शन कमीशन फ़रीक बना हुआ है, पता नहीं इलेक्शन कमीशन कैसे मुतासरा फ़रीक है इस केस के अंदर, हालांकि उसने ओरिजिनल फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं किया। और हमारे जजेस भी माशाल्लाह इतने काबिल हैं कि ये पूछें कि भाई आपको 12 जुलाई के बाद अब तक आपने फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। ये 12 जुलाई मतलब पिछला 2024 वाला, अभी तक फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया और बैठकर उस फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी जा रही है। इस पर सवाल नहीं किया कि फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की इतनी जुर्रत कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच की अक्सरियती फ़ैसले को नज़रअंदाज करे और फिर अपील लेकर आ जाए, ये है सिस्टम हमारा। अब जनाब यहाँ पर मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक सवाल किया, बड़ा दिलचस्प था। तो उन्होंने सवाल किया कि मुझे ज़रा ये बताएं, मैं नॉलेज लेना चाहती हूँ कि क्या जो आज़ाद अरकान थे वो ये तय करते हैं कि हम किस पार्टी में जीतने के बाद जाएंगे, तो क्या वो पार्टी पहले से किसी टिकट पर जीत कर उनका कोई बंदा आया हुआ था या नहीं। देखें ना ग्राउंड कैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। मामला यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 8 फरवरी के इलेक्शन में इंतखाबी निशान घोड़ा के ऊपर कोई भी बंदा जीत कर नहीं आया था। अब इसको नुक्ता बनाकर कहा जा रहा है कि एक जमात जो पहले से असम्बली में मौजूद ही नहीं है उसमें आज़ाद अरकान कैसे शामिल हो सकते हैं। ग्राउंड सेट किया जा रहा है। मुसर्रत हिलाली साहब बहरहाल बल्ला छीनने वाले बेंच में भी शामिल थी। उसके बाद उन्होंने जो ये सवाल किया वो मैं रखता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं। आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट में आने वाली जमात में शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें आज़ाद लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ये कहना था जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का, जिससे पहले ही एक चीज़ वाज़ेह तौर पर स्टैब्लिश नज़र आ रही है कि केस को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। किसी को वैसे भी शक व शुबा तो है नहीं कि ये सीटें अब किसको दी जाएंगी। अब इसमें एक चीज़ नाज़रीन ख़बर आपको देते चले, 2 जजेस कराची से इस बेंच के अंदर शामिल हैं। एक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और दूसरे हैं जनाब, मेरे ज़हन में अभी आ जाता है नाम, उनका भी मैं आपके सामने नाम रख देता हूँ। दोनों जजेस जो है ना वो अब ओरिजिनल फ़ैसले के अंदर तो वो थे अक्सरियती फ़ैसले के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। मुझे लगता है कि कराची के ये जो 2 जजेस हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर समेत एक और जज भी हैं, ये दोनों अपनी राय जो है अपीलों का जो फ़ैसला आएगा उसके अंदर तब्दील कर लेंगे। और अगर ये दोनों अपनी राय तब्दील कर लेते हैं तो बाकी जैसे बैठे हैं जैसे समीनुद्दीन खान, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और बाकी जजेस और उनका तनासब अगर निकालें तो मुझे लगता है कि वाज़ेह तौर पर अब नज़र आ रहा है कि कोई चांस नहीं है कि ये मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ के लोगों को वापस दी जाएँ। एक नुक्ता ऐसा है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि शायद वो फार्मूला अपना लिया जाए कि जमाल खान मंदुखेल साहब ने 39 नशस्तें तहरीक इंसाफ को दी थी, 41 जो हैं वो नहीं दी थी। कहा था कि ये तहरीक इंसाफ के लोग नहीं है, तो हो सकता है इसके ऊपर आ जाएं, लेकिन इसके ऊपर भी मुझे कोई आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लास्ट वीलॉग में भी मैंने आपके सामने रखा था कि इससे पहले जो कुछ हो रहा था वो 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने के लिए कोशिशें की जा रही थी। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, जो अब केस चल रहा है मखसूस नशस्तों का, या फिर 9 मई के केसेस जब चलेंगे और 4 महीने में फैसले होंगे, लोग नाअहल होंगे और नए इलेक्शन होंगे, और नए इलेक्शन में कौन जीत कर आएगा ये आप बखूबी जानते हैं, समझ सकते हैं इस सिस्टम में। तो फिर ये सब कुछ जो हो रहा है ये 27वीं आईनी तरमीम को पास कराने के लिए मुकम्मल ग्राउंड जो इस वक्त सेट किया जा रहा है। अब ये था जनाब तमाम तर मामला। और अब मुसर्रत हिलाली साहिबा का एक और बड़ा दिलचस्प कमेंट सामने आया, वो भी आपके सामने रखता चलूँ, फिर वीडियो मुकम्मल करता हूँ। वो लिखती हैं, वो कहती हैं क्योंकि लाइव समात चल रही है तो वो कह रही हैं, उन्होंने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अब इसका जवाब है नहीं, बतौर जमात नहीं लिया था, क्योंकि उसके जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने ख़ुद तहरीक इंसाफ के टिकट पर, तहरीक इंसाफ के साथ मुश्तरका टिकट पर, और अपना उन्होंने घोड़ा का टिकट भी जो है वो जमा करवाया था, लेकिन उनको जारी नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, मखदूम अली खान साहब। अब यहाँ मखदूम अली खान साहब को ये ज़रूर बताना चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये लिखा था अपने टिकट के अंदर, अपने चेयरमैन साहब जो हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने लिखा कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ ये सीट जो है वो अलायंस में लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने अपना टिकट जमा करवा रखा था, लेकिन उनको जारी नहीं किया गया था।
बहरहाल ये साहबजादा साहब का मौक़िफ़ है। मखदूम अली ख़ान साहब समझते हैं कि उन्होंने बतौर जमात इंतखाबी निशान घोड़ा के ऊपर हिस्सा नहीं लिया था। तो ये जनाब तमाम दर सिचुएशन थी। अभी तक मज़ीद जो इस पर जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।